वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है कोरल्स। तो स्टार्ट करते हैं। कोरल्स एक्चुअली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस किस का है? It's a symbiotic relationship between coral polyps and alga. ठीक है, कोरल पॉलिप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनवर्टिब्रेट है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, और ये माइक्रो प्लांट है टाइप का। ठीक है, अब प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, तभी जिएगा ये, है ना। फोटोसिंथेसिस करता है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए सरवाइव करने के लिए फूड की जरूरत है। ठीक है, अब किसी ऑर्गेनिज्म का फूड क्या है? इसको ऑक्सीजन की जरूरत है और बाकी अदर मटेरियल में क्या जो इसको इस टाइप के ऑर्गेनिज्म की जरूरत, खाने की जरूरत है, वो क्या है? इसको अमीनो एसिड की जरूरत है, इसको ग्लूकोज की जरूरत है, इसको ग्लिसरॉल की जरूरत है, ये सब चीजें। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, प्लस इस प्लांट को एक जगह, जैसे इसको भी होम की जरूरत है तो इसको भी होम की जरूरत है ना। एक पर्टिकुलर ऐसी जगह की जरूरत है जहां ये रहकर सरवाइव कर सके। अब ये दोनों एक दूसरे की जरूरत का बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए सिम्बायोटिक रिलेशन है। आपने बायो में पढ़ा होगा कि सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या है? जो चीजें इसको जरूरी है वो ये देगा, जो चीजें इसको जरूरी है वो ये देगा, तभी ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है कोरल पॉलिप, और ये जो माइक्रो प्लांट है जिसको हम एक टाइप का एल्गी है, उसका नाम है ज़ूज़ेनथेलिया। कोरल्स को क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है जहां ये सरवाइव कर सकते हैं? पानी कैसा होना चाहिए? वाटर कैसा होना चाहिए? वाटर लिखो, फॉर्मूला हो गया। वाटर कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, मड फ्री होना चाहिए, शैलो वाटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ शैलो लिखिए, शैलो वाटर होना चाहिए, मड फ्री वाटर होना चाहिए, और सनी होना चाहिए। सनी मीन्स यहाँ पर जो सनलाइट है वो एडिक्वेट अमाउंट में पहुंचनी चाहिए। सनलाइट एडिक्वेट अमाउंट में। एडिक्वेट का मतलब क्या है? एडिक्वेट सनलाइट का मतलब है बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तगड़ी वाली नहीं तो कोरल पॉलिप मर जाएगा। बहुत कम नहीं होना चाहिए, उसमें भी ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? एडिक्वेट सनलाइट होना चाहिए, शैलो वाटर होना चाहिए और मूविंग वाटर होना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर में ये सरवाइव नहीं करते। वार्म वाटर, यहाँ का इसको सरवाइव करने के लिए वाटर कैसा होना चाहिए? वार्म। अब कितना वार्म होना चाहिए? कितना होना चाहिए कि इसका टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, ये सब कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं कोरल पॉलिप को सरवाइव करने के लिए। और जहां कोरल पॉलिप सरवाइव करेगा वहीं पर एल्गा सरवाइव कर लेगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। सो ये रिलेशनशिप कैसी जगह पर सरवाइव करेगी? ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ है? बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। अब इस रीजन में क्या है कि न्यूट्रिएंट पुअर वाटर होता है, ट्रॉपिकल वाटर। ठीक है, ट्रॉपिकल वाटर कैसा है? न्यूट्रिएंट पुअर वाटर है। तो ऐसे में क्या है, ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप
रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे? जो सिंथेटिक एल्गा है वो कोरल को क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो कोरल को प्रोवाइड कर रहा है ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स, ऑक्सीजन, प्रोवाइडेड बाय प्लांट एल्गा, है ना, माइक्रो प्लांट। अब इन चीजों को यूज करके जो हमारा कोरल पॉलिप है वो क्या बनाता है? कोरल पॉलिप मेक्स प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिक्रीट्स। और क्या सिक्रीट करता है? दैट इज सिक्रीट्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये कोरल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं जो कि हार्ड होता है। ठीक है, अब ये देख लिया आपने कैसे रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनमें चल रहा है। ये चीजें तो एल्गा प्रोवाइड कर रहा है और उसको यूज करके ये चीजें कोरल पॉलिप्स बनाता है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा और इनमें क्या खास बात है? ये जो ज़ूज़ेनथेलिया है, जो एल्गी है, इट प्रोवाइड्स कलर टू द पॉलिप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई कलर नहीं है। ठीक है, कलर कहाँ से आया? एल्गी का। प्लांट का ही तो कलर होता है, तो वो उसको कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स कौन? provides color to coral। ठीक है, ये इसकी खास बात है। कोरल कलरलेस हैं, उनको कलर ये प्रोवाइड करता है। में एक खास बात है, जब ये कोरल पॉलिप्स फिजिकली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, फिजिकली स्ट्रेस्ड होने के बाद ये क्या करते हैं? किसी भी रीजन से हुए हों तो ये क्या करते हैं? वैसे ये कुछ ऐसे शेप में से होते हैं, ठीक है ना, इनके बीच में एल्गी होती है। ये वाला प्लांट इसमें इसके बीच में रहकर इसको घर देता है ना, ये कोरल पॉलिप ने उसको रहने के लिए जगह दी। तो ये क्या कर रहा है? ये अपने में से इस एल्गी को एक्सपेल कर देता है। क्या कर देता है? एक्सपेल आउट, मतलब बाहर निकाल देता है। जब कोरल फिजिकली स्ट्रेस होते हैं तब क्या होता है? दे एक्सपेल when corals become physically stressed, they expel alga। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाता है? they appear white in color। कैसे? पहले तो ये कलर्ड है, एल्गी की वजह से इनका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसमें कलर दिखाई देते हैं। उसके बाद में क्या होता है? एंड टर्न्स व्हाइट। अब इस व्हाइट कलर के कोरल को, जब कोरल व्हाइट हो जाते हैं तब उसको कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग हो गई। ठीक है, क्या हो गया? इस कंडीशन को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, और अगर यही कंडीशन ज्यादा देर तक रहती है, ज्यादा लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहती है, तो क्या होता है? कोरल्स डाई। कोरल इसके बिना नहीं रह सकते, ये कोरल के बिना नहीं, कोरल डाई। ठीक है, और जब कोरल डाई कर जाते हैं तो क्या होता है? उनका बाकी बॉडी गल जाता है, वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं ये रह जाता है। कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट किया हुआ है ना, ये वाली चीज बच जाता है। तो उनका जो स्केलेटन है वो सिर्फ स्केलेटन बच जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, वो बच जाता है। फिर अगेन फर्दर न्यू कोरल पॉलिप्स इसी स्केलेटन पे ग्रो करते हैं। फिर अगेन न्यू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप होती है उसी स्केलेटन के ऊपर। ठीक है,
वो किसकी होगी? अगेन फिर से कोरल पॉलिप और ज़ूज़ेंथेलिया एल्गी की, माइक्रोप्लांट की, ठीक है। फिर ऐसे ही होता है जब व्हेन दे आर फिजिकली स्ट्रेस्ड तो वो एल्गी को बाहर कर देते हैं, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, और कोरल ब्लीचिंग के बाद लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से उसी स्केलेटन के ऊपर कोरल पॉलिप जो है ग्रो करते हैं। ऐसे फर्दर ग्रो कर तरीके से ये एक चट्टान बन जाती है, ठीक है। उसी को कहते हैं कोरल रीफ। रीफ का मतलब चट्टान, और कोरल मैंने आपको समझा दिया क्या है। तो कोरल रीफ कैसे बनी? इतने प्रोसेस के बाद बनी। और ये जो कोरल रीफ है, यही फर्दर कोरल रीफ्स का जो झुंड है वही कोरल आइलैंड कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से बनते हैं कोरल आइलैंड्स। अब जिस जगह कोरल्स पाए जाते हैं वहां की सॉइल कैसी होगी? अब आप समझ सकते हो वहां की सॉइल किस चीज में रिच होगी? रिच इन कैल्शियम, है ना। कोरल्स कैसे हैं? एक एक जीव नहीं रहता है, दे ऑलवेज लिव इन कॉलोनीज। कोरल्स जो हैं दे लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज का मतलब पता है? ग्रुप्स में, झुंड में, बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। तो ये जब मरते हैं तो इनकी इस तरीके से एक रीफ बनना शुरू हो जाती है, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर ऐसे करके, ठीक है। फाइनली क्या बन जाता है? कोरल आइलैंड। अब हम उन कंडीशंस को देखते हैं किन कंडीशंस की वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है। सीवियर वेदर, अटैक बाय प्रीडेटर्स, लाइक प्रीडेटर्स कैसे? लाइक लार्ज सी स्टार्स, ठीक है, स्नेल्स, क्रैब्स एक्सेट्रा। इसमें आप सी वॉर्म्स भी लिख सकते हो, ठीक है। सी वॉर्म्स आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर बीज। देन शेलोटाइट्स, शेलोटाइट्स एक्सपोज देम टू, शेलोटाइट्स क्या करते हैं? एक्सपोज देम टू एयर, results in drying them and finally they die, फिर मर जाएंगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था ना, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भी कोरल पॉलिप्स विल डाई। देन इंक्रीज इन सैलिनिटी, इफ सैलिनिटी इंक्रीज, हमने क्या था? सैलाइन जो है वाटर की जरूरत है, बट सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो भी इसके लिए बहुत हानिकारक है। देन एलिनो, डिक्रीज इन सी लेवल, अगर पानी का लेवल कम होता है तो भी ये नुकसानदायक है, डिक्रीज इन सी लेवल। और फाइनली एलिनो, एलिनो और लानिनो ये दो चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी, तो एलिनो इज ऑल्सो हियर, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरल डेथ। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज योर फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ को हम शोर रीफ भी कहते हैं, और ये एक कॉमन रीफ के नाम से भी जानी जाती है। These fringing reefs projects directly या project seaward directly from the shore। अब कैसे? जैसे ये एक आइलैंड है, ठीक है। अब आइलैंड में क्या है कि यहाँ पर ये फ्रिंजिंग रीफ जो है ना ये ग्रो करती है, एंड इट डायरेक्टली टुवर्ड्स शोर, मतलब उस साइड को ये ग्रो करती है, ठीक है। तो ये है आइलैंड के लिए ये मतलब बॉर्डर टाइप का बनाती है, ठीक है। सो दे फॉर्म बॉर्डर्स
along the shoreline surrounds या surrounding islands, ठीक है, surrounds island। कौन से हैं? एग्जाम्पल है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार में, ये ज्यादातर देखने को मिलता है, और रामेश्वरम में। Borders shoreline, borders shoreline but at a greater distance। अब वो कैसे देखते हैं? but at a greater distance। अब सपोज ये एक आइलैंड है ना, ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा पानी है और ऐसे थोड़े डिस्टेंस पे सराउंड करती है आइलैंड को। यहाँ पर क्या बन जाता है, लगून बन जाता है। ये पानी है और यहाँ पर ये ग्रो करेगी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से रीफ इसको सराउंड कर देती है। डिस्टेंस है थोड़ा सा आइलैंड की, तो ये एक लगून जो है बीच में क्रिएट हो जाता है। अब देखो बेटा, इसकी खास बात क्या है बैरियर रीफ की? बैरियर रीफ लार्जेस्ट है, ठीक है, मोस्ट एक्सटेंसिव, हाईएस्ट एंड वाइडेस्ट, ये इनकी खास बात है, ठीक है। ये क्या है, इस तरीके से पैचेस में ग्रो करते हैं, और ये जो बीच में गैप है ना, यहाँ से शिप्स इजीली अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, ठीक है। इसको विजिट भी तो करना है ना हमने आइलैंड को, इसके आइलैंड के चक्कर भी तो लगाने हैं ना, घूमने जाना है, तो फिर शिप की जरूरत है। तो शिप क्या है, इजीली इन गैप्स के बीच में से आ जा सकते हैं। सो एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट लैंडमास बाय लेगून। दीज रीफ्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट लैंडमास बाय लगून। ये मैंने भी आपको बताया था, ये थोड़ी डिस्टेंस पे, ज्यादा डिस्टेंस पे ग्रो होते हैं। इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसमें एक लगून बन जाता है, ठीक है। ये इसकी स्पेशलिटी है बैरियर रीफ की, आपको ध्यान रखनी है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसने जो एरिया कवर है वो है, इसका एरिया कवर्ड है लगभग 348,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये ऑस्ट्रेलिया के, ये जैसे सपोज करो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इसके यहाँ नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे है। कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे ये ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये जगह कौन सी है, क्वींसलैंड। कौन सी जगह है, क्वींसलैंड। ये बेस्ट एग्जांपल है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है अटोल्स की। अटोल्स क्या है, देखो ये आइलैंड पहले ग्रो हुआ, ठीक है, यहाँ फ्रिंजिंग रीफ बना, फ्रिंजिंग से बैरियर रीफ बना, और बैरियर के कंटिन्यूटी में अटोल बनेगा, ठीक है। ये ऐसे सीक्वेंस है, और इसमें क्या है, ये कंटिन्यूली ग्रो करते रहते आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ये जो कोरल्स हैं, कोरल रीफ ग्रो करती जाएगी, चट्टान ऊंची होती जाएगी, और ये जो आइलैंड है वो इसमें धीरे धीरे करके ऐसे कम होता हुआ दिखाई देगा। आइलैंड कम नहीं हो रहा है, ये रीफ ग्रो हो रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ये आइलैंड खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर पूरा वाटर दिखाई देगा, जिसको हम कहेंगे लगून, ठीक है। तो ये सराउंडेड बाय रीफ, और ये रीफ कभी सर्कुलर, मैक्सिमम सर्कुलर शेप की होती हैं, बट ओवल शेप की भी मिलती हैं। तो इसको कहते हैं अटोल। जब वॉल्केनिक आइलैंड पूरा सबसाइड कर जाए अंदर, और यहाँ पानी आ जाए उसकी जगह, पानी, क्योंकि ये देखो ये जो रीफ ग्रो हो रही थी इससे पहले ये बीच में गैप था ना,
आइलैंड और उसके बीच में जो गैप है, जो लगून था, वो लगून पूरा कैप्चर कर गया वो जगह, रीफ ग्रो होके ऊंची हो गई सर्कुलर या ओवल शेप में, और जो आइलैंड था वो टोटली सबसाइड कर गया अंडर द सी लेवल से नीचे चला गया। ठीक है, तो उस समय ऐसी शेप की जो रीफ बनेगी उसको हम कहेंगे अटोल्स। अब मैंने आपको जब लक्षद्वीप आइलैंड पढ़ाया था तब मैंने क्या कहा था, वहां पर सभी मैक्सिमम अटोल्स देखने को मिलते हैं। अब अटोल्स लक्षद्वीप के अलावा बाकी ओशंस के कंपैरिजन में मैक्सिमम अटोल्स हमें पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं। So students, this is all about today's class. Let's recap through images.